हे फ्रेंड्स, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट। पिछली वीडियोस में आपने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का पार्ट देखा था, जिसमें आपने देखा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, क्योंकि आपको पता है कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट के हिस्से के लिए एडमिट हो रहा होगा। तो उस केस में जो पुराने पार्टनर है वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं अपने हिस्से का, इसलिए उन्हें गुडविल का हिस्सा मिलता है। जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, चाहे नहीं लेके आया, तब भी उसके प्रपोर्शन में जो गुडविल का पार्ट निकाला होता है तो वो सैक्रिफाइसिंग करने वाले पार्टनर्स को मिल जाता है। वैसे हम रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे गेनिंग रेशो, क्योंकि वो पार्टनर क्या हो रहा है, जो भी पार्टनर अगर वो रिटायर हो रहा है तो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है प्रॉफिट का, तो वो किसको मिलेगा, बाकी पार्टनर्स को मिलेगा। तो हम गेनिंग रेशो देखेंगे और जो भी गुडविल का पार्ट है वो देखेंगे कि गुडविल का जो भी रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर का हिस्सा है, ठीक है, तो वो पुराने पार्टनर्स बोल सकते हो या रिमेनिंग पार्टनर बोल दीजिए, वो सही रहेगा। रिमेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो में देंगे। अब कैसे, उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा शुरू का मीनिंग का पार्ट समझना पड़ता है, इंट्रोडक्शन देखना पड़ता है। सारे पार्ट जो आपने पिछले पार्ट्स में देखे थे, जैसे रिवोल्यूशन, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का पार्ट और रिजर्व्स का एडजस्टमेंट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस, जैसे भी आप बोलिए, वो एडजस्टमेंट सारा का सारा सेम रहेगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ जाते हैं, जैसे आपका जेएलपी का पार्ट आ जाता है, पर इसमें पार्टनर जा रहा है तो उसको पेमेंट का पार्ट आता है, तो कैसे सेटलमेंट करेंगे। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का पार्ट भी आ जाता है, तो वो सारा का सारा पार्ट इसमें कवर होगा। तो 2 वीडियो में मेरे हिसाब से अराउंड ये कवर हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिटायरमेंट की मीनिंग एक तरीके से क्या है। अब देखिए, मीनिंग का क्या पता करना, आपको पता है कि एक फर्म में 2 से ज़्यादा पार्टनर होंगे, क्योंकि मान के चलिए कि 2 पार्टनर होंगे और एक रिटायर हो गया तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर सिंगल पर्सन ही बच गया, ठीक है। अब वो अगर बिजनेस चला रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में चलाएगा, न कि पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में चलाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिसॉल्व हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि जब 3 या उससे ज़्यादा पार्टनर हो और मान के चलिए कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और जो बाकी के 2 पार्टनर है उन्होंने बोला कि हम अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे, हम डिसॉल्व नहीं होंगे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्योंकि अगर सारे पार्टनर रिटायर हो जाते हैं, या मान के चलिए कि मिनिमम जो क्राइटेरिया वो है ही नहीं, यानी 2 पार्टनर है ही नहीं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जनरली ये बोलेंगे। जैसे 3 पार्टनर थे, तीनों रिटायर हो गए, तो उस केस में क्या बोलेंगे, या 3 थे, 2 रिटायर हो गए, तो एक ही बच गया। तो यहाँ पे बोलता है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। तो हम बोल सकते हैं जब एक या उससे ज़्यादा पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहे हैं लेकिन बाकी पार्टनर्स उस बिजनेस को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है पार्टनर में रिटायर। अब देखो 3 बोल रखे हैं तरीके, एक तो एग्रीमेंट में पहले से ही दे रखा है, यानी डीड में पहले से ही दे रखा है उस इफेक्ट से। दूसरा बोल दिया सारे पार्टनर्स की कंसेंट से, सारे पार्टनर उसको हटाना चाहते हैं, क्या पता उसकी पुअर हेल्थ हो गई हो, ये मान के चलिए, तो वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, एफर्ट नहीं लगा पा रहा, और आपको पता है कि बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं हो रहा, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ओल्ड एज हो गई उसकी, या रिलेशनशिप सही नहीं है आपस में पार्टनर्स में, तो हम बोल सकते हैं 5 पार्टनर, 4 पार्टनर के रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन एक पार्टनर के बाकी 4 से ठीक नहीं है, तो वो बाकी चारों पार्टनर क्या करेंगे, कंसेंट से उसको हटाने की कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरीके से पार्टनर की खुद की भी इच्छा है, जैसे मैंने बताया ओल्ड एज हो गई या अब वो काम नहीं करना चाहता, तो वो रिटर्न नोटिस दे के क्या कर सकता है, हट सकता है। अब आपको इंट्रोडक्शन में ये बोल रखा है कि जैसे आपने एडमिशन का पार्ट देखा या आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पार्ट देखा, देखिए मैंने करवाया नहीं है लेकिन नॉर्मली पार्ट है, आपको पता है कि कोई पार्टनर है, जैसे हम बोल सकते हैं ए और बी है, उनका रेशो क्या है, 2:1 है। अब उन्होंने बोला कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, इक्वल रेशो में बांटेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, डीड में या एग्रीमेंट में चेंज हुआ, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो देखिए क्या आता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये आता है। डिजोल्यूशन की बात मत करना, क्योंकि वो तो क्या होती है, खत्म हो जाती है, उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज नहीं हो रहा, याद रखना, पार्टनरशिप डीड चेंज नहीं हो रही, चेंज किस में हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, अमालगमेशन में, ठीक है। ए बी की फर्म थी और सी डी की फर्म थी, अलग अलग, आपस में मिल गए तो ए बी सी डी बन गए, ठीक है, यानी 4 पार्टनर हो गए, तो आपको पता है अमालगमेशन हो गया, तो डीड में चेंज हुआ, तो उसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम याद रखना। तो ये बोल रहा है कि जैसे एडमिशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है, वैसे बोल रहा है इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑल्सो द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड कम टू एन एंड एंड द न्यू वन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अमॉन्ग द रिमेनिंग पार्टनर्स। बाकी जो बचेंगे उनके बीच में एक नई डीड या नया एग्रीमेंट बनेगा। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही ले लिया रिटायरिंग और डिजीज, लेकिन देखिए डेथ का जो आएगा क्वेश्चन वो बाद में अलग से आएगा, मैं एक कवर करवा दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे पॉइंट बता रखा है कि क्या क्या कवर होते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे आपको दे रखा है टू बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब खुद सोचिए कि अगर कोई रिटायर हो रहा है पार्टनर या डिजीज, जैसे मान के चलिए कि ए बी सी था, सी रिटायर हो गया, तो अगर आप सी की कैपिटल का बना रहे हो
या डिजीज का केस है तो उस केस में क्या पता लीगल रिप्रेजेंटेटिव का बना रहे हो, क्योंकि सी की डेथ हो गई तो उस केस में क्या कर रहे हो आप, सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या सीज एग्जीक्यूटर बोल सकते हो, वो बना रहे हो। तो सीज कैपिटल एग्जीक्यूटर जो भी आपने बनाया, तो आपको पता है कि यहाँ पे उसका क्या आएगा, बाय बैलेंस आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ इस कैपिटल। वैसे करंट का अगर बैलेंस है तो आपको पता है कि करंट का सारा पार्ट आप कैपिटल में डाल दीजिए, या अगर आप करंट के थ्रू बनाना चाहते हैं तो कैपिटल का सारा पार्ट करंट में डाल दीजिए और करंट के थ्रू सारा एडजस्टमेंट कर लीजिए, ऐसा होता है। पर देखिए लास्ट में आके आपको कैपिटल से ही सेटल करना पड़ता है, याद रखना। ठीक है, लास्ट में आके आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल से ही सेटल करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ शुरू में ही करंट का जो पार्ट है वो सारा का सारा कैपिटल में डाल दीजिए। तो एंट्री क्या होगी, अगर करंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, देखिए रटिए मत, आपको पता है क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट कीजिए। जैसे सी का करंट है तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय सीज करंट। समझ गए। फिर शेयर ऑफ गुडविल आ गया, तो गुडविल का जो हिस्सा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री क्या होती है। आपको पता है कि जो जाने वाला पार्टनर है वो क्या है, रिटायरिंग या डिजीज्ड, और बाकी जो बच गया वो रिमेनिंग। तो एंट्री क्या होगी, वो गेन करने वाले हैं, गेनिंग रेशो में आ रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। जैसे ए बी सी है तो ए और बी अगर गेन कर रहे हैं तो बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, ऐसे आ जाएगा। फिर शेयर ऑफ रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आपको पता है कि ये सारे के सारे पार्टनर बढ़ता है। याद रखना, जब हम एडमिशन का पार्ट देखते हैं तो उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो आता है, उसमें क्या आता है, हम बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जनरली ये बोलते हैं, क्योंकि ए बी सी है, सी अगर सॉरी ए बी है, सी आया, तो इस केस में क्या हुआ, ए और बी में एक तरीके से हम बोल सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि सी आया, सी अपने हिस्से के लिए आया प्रॉफिट में एक तरीके से, तो उस केस में बोल सकते हैं कि ए और बी का हिस्सा कम हो गया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो भी निकला वो ए और बी के बीच में निकल गया, तो ये ओल्ड पार्टनर हो गए एक तरीके से, हम ऐसे बोलते हैं। जबकि आपको पता है कि अगर रिटायरमेंट का पार्ट है तो उस केस में क्या होगा, ए बी सी होगा, और सी रिटायर हो गया मान लो, तो तब भी ये ओल्ड ही थे ए बी सी, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे ओल्ड और ऑल सेम रहता है, ओल्ड और ऑल सेम रहता है। फिर उसके बाद हमें पता है कि सी जैसे ही चले गया तो उसके बाद ए और बी बचे। ठीक, तो हम बोल सकते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ऑल और ओल्ड सेम रहता है, याद रखना। ये बोल रहा है फिफ्थ, हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जो आप रिवोल्यूशन का अकाउंट बनाते हो आपको पता है, तो उससे रिलेटेड उसका प्रॉफिट का हिस्सा। फिर आपको बोल दिया शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ द रिटायरमेंट या डेथ। कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर पर्सन रिटायर हो रहा है वो 31 मार्च को ही रिटायर हो रहा है जब आपका ईयर एंड हो रहा है, ज़रूरी नहीं है। क्या पता वो 1 जून को रिटायर हो गया, तो आपको पता है कि अप्रैल मई 2 महीने, अगर वो 30 जून को हो गया तो 3 महीने, तो वो 3 महीने का जो भी फर्म का प्रॉफिट आएगा उसमें से उसका हिस्सा निकलेगा। डेथ हो गई तो उसमें से उसका हिस्सा निकलेगा, तो उसे हम बोलते हैं पीएनएल सस्पेंस के थ्रू होगा, क्योंकि बीच में क्या बोल रहा है, पर्सन रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, तो उस केस में आप किसके थ्रू एडजस्ट करोगे, पीएनएल अकाउंट के थ्रू नहीं, पीएनएल सस्पेंस के थ्रू करोगे, याद रखना। ठीक है, शेयर इन जेएलपी, मैं आपको जेएलपी सिखाऊंगा, क्या पता आ जाए, इसलिए मैं जेएलपी का पार्ट आपको कवर कराऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है, आप सीबीएसई बोर्ड वालों में ज़्यादातर जेएलपी का पार्ट नहीं होता, तो उन्हें इतना समझ में नहीं आता मेरे हिसाब से तो, और पर्टिकुलर किसी स्टेट बोर्ड होगा, जैसे हमारी बात कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड, तो हमारा तो पूरा पार्ट जेएलपी का होता ही है, तो इसलिए हमें पूरा पार्ट अच्छे ढंग से इसको आता है। फिर 7th इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपको पता है कि देखो रिटायरमेंट डेथ हुई है, बीच में हुई है जून को, तो उस केस में आपको पता है कि टाइम पीरियड के हिसाब से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा, सैलरी भी वैसे निकल जाएगी। मान लो कि अप्रैल मई जून, जून को डेथ हुई है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने की सैलरी का पार्ट भी आ जाएगा, ऐसे सारा पार्ट आएगा। अगर रिटायर हुआ है तो उस हिसाब से आ जाएगा। अब वो क्रेडिट के पार्ट थे, अगर आपने देखा तो यहाँ पे हमने देखा रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट, तो वहाँ पे लॉसेस का पार्ट आएगा जब भी डेबिट की बात करोगे। अगर आपने क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का और करंट का देखा तो आपको बताया कि कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस ही आता है, लेकिन करंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, तो यहाँ देखिए डेबिट आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से पुरानी गुडविल आपको पता है, तो पुरानी गुडविल सारे पार्टनर्स में, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो रिटायर हुआ है वो भी पुराना ही पार्टनर है, तो हम क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। तो शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, यानी जो पहले से ही बुक्स में दे रखी है। शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आप समझ गए, जैसे रिजर्व होते हैं बाय रिजर्व, वैसे आपको पता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस में मैंने क्या बताए थे, एक तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस 2 पीएनएल आ जाएगा, याद रखना क्या आ जाएगा 2 पीएनएल, और एक 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आप जनरली जानते ही हो, बेसिक पार्ट में पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैंने आपको बताया था, 2 ड्राइंग और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 ड्राइंग और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर करंट बन रहा है तो करंट से एडजस्टमेंट हो जाएंगे, याद रखना। फिर शेयर ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, देखिए मैं थोड़ा सा हिंट आपको बस याद दिला रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों बताऊँ, मैं तो आपको बोल दूंगा ये देख लेना खुद। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ 2 रिवोल्यूशन लॉस का पार्ट आपका आता है,
तो आपको पता है कि एंट्री क्या हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। अगर प्रॉफिट का पार्ट आता तो बाय रिवोल्यूशन ऐसे आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट में। वैसे ही बोलते हैं हिज शेयर ऑफ बिजनेस लॉस, जैसे आपको मैंने बताया था ये वाला पार्ट, ये रहा रिटायरमेंट की या डेथ की डेट तक का जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है, फर्म के प्रॉफिट में जो भी हिस्सा है, 3 महीने, जैसे मैंने आपको 30 जून को बताया डेथ हो गई या रिटायर हो गया, तो अप्रैल मई जून का जो आपका प्रॉफिट का हिस्सा है, वैसे लॉस का भी हो सकता है। तो ये लॉस भी P&L सस्पेंस से ही एडजस्ट होगा, क्योंकि रिटायरमेंट या डेथ क्या हुई है, बीच में हुई है। अगर 31 मार्च को ही हुई है, या अकाउंटिंग ईयर मान लो कि आपका 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को ही हुई है, या 31 मार्च है तो 31 मार्च को ही हुई है, तब आपको ये P&L सस्पेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली कब होता है ये, बीच में, अकाउंटिंग ईयर के बीच में। अब थिंग्स टू रिमेंबर पुरानी तरीके से ही बोल रहा है, कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, आपके काम आ जाएगी। अब देखो, जैसे आप एडमिशन में देखते थे वैसे यहाँ बोल रखा है एट फर्स्ट गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स मस्ट बी रिटर्न ऑफ, मतलब पुरानी गुडविल। तो मैंने क्या बताया था, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर्स, पुराने रेशो, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे पुराने पार्टनर्स वही ऑल पार्टनर्स है, तभी देखो क्या बोल रखा है, ओल्ड ऑब्लिक ऑल, मैं यही बोल रहा था आपको। तो एंट्री क्या होगी, गुडविल होती है डेबिट, उसको कर दो क्रेडिट, और एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। यानी जैसे मान के चलो ABCD है, ठीक, डी रिटायर हो गया तो तब भी ABCD में ही बटेगा, क्योंकि ऑल पार्टनर ओल्ड की बात कर रहा है, ठीक, क्योंकि उस वक्त तक तो वो पार्टनर था ही ना, अगर जब वो रिटायर हुआ उस वक्त तक तो वो पार्टनर था, तो जो भी गुडविल का पार्ट होगा वो बियर करेगा, यानी उसके हिस्से में से कम हो जाएगा, जो भी रिजर्व प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा, जो भी लॉसेज है वो भी वो बियर करेगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ऑल बैलेंस शीट आइटम, जो कि मैंने सारे के सारे एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बात करी, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करी, ठीक है, जिसमें आपके स्पेसिफिक फंड भी आते हैं। 2 मैंने स्पेसिफिक फंड आपको बताए थे, देखिए ये तो आप पढ़ लीजिए, समझ जाओगे। फिर मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पार्ट आपको बताया था, 5 केसेस, एक में 4 केस बताए थे, एक में 5 केस बताए थे, याद हो तो वो आपने देख लिए होंगे। तो सेम वही पार्ट आएगा आपका। लॉसेस का पार्ट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का पार्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बताया था, P&L का डेबिट बैलेंस आपको बताया था। तो इनकी एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू P&L, ठीक है, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे इनकी एंट्री क्या होगी, ये डेबिट हो जाएंगे क्योंकि ये सारे क्रेडिट होते हैं, ये फ़ायदे का सौदा है, तो ये क्या होगा, पार्टनर्स में बटेगा, तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए ये सारे रिजर्व डेबिट होंगे और पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। जबकि इससे पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी, और जो ये P&L V&L जो भी है डेबिट बैलेंस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डेबिट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एसेट साइड आइटम इज टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने बताया आपको 2 साइड में आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होगा, याद रखना। और लाइबिलिटी साइड का आइटम, मतलब जो भी रिजर्व्स और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ये सब कुछ है, वो किधर आएंगे, बाय साइड में आएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएंगे, ठीक। फिर रेवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो भी सारे के सारे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मतलब ऑल पार्टनर्स, या जिसको आप ओल्ड पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, उसमें पुराने रेशो में बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ABCD थे, डी रिटायर हुआ तो वो भी तो पुराना था। फिर आपको बोल रहा है कि स्पेसिफिक फंड के केस में, जो कि मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी है, उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट की अगर मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट दे रखी है, कम दे रखी है, तो वो मैंने आपको बताया था रीवैल्यूएशन के थ्रू भी एडजस्ट हो सकता है या पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ सकता है, तो केस जाके देख लेना। वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी मैंने आपको बताया था कि आपकी लायबिलिटी का पार्ट जो भी है उससे रिलेटेड पार्ट आ जाएगा। अगर फंड में पैसा सफिशिएंट है तो सारा फंड में से यूज हो जाएगा, अगर लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो रीवैल्यूएशन से चार्ज होगी, अगर फंड का बैलेंस ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है तो बाकी जो फंड का बैलेंस बचा यानी रिजर्व का, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ये बताया था। अब देखिए मेरे को कितनी जल्दी जल्दी याद है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, आपको भी फटाफट आ जाएगा। मैं कोई पहले से इनकी प्रैक्टिस नहीं करता क्योंकि ये तो पहले से पता है, ठीक, तो आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात कर रहा है, तो अब आपको पता है कि गुडविल का मैंने पार्ट क्या बताया। हमेशा याद रखिए, जो गेन करेगा वो देगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उससे मिलेगा, जिसको मिलेगा उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी और जो देगा उसकी कैपिटल डेबिट होगी। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग, जिसको आप क्या बोलते हो, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऐसे बोलते हो, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर ही गेन कर रहे हैं और रिटायरिंग वाला क्या है, जा रहा है, वो सेक्रीफाइस करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग। अब देखिए गेनिंग क्या बोलता है, क्योंकि क्या पता रिमेनिंग पार्टनर भी कभी कभी सेक्रीफाइस कर लेते हैं, उल्टा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एडमिशन वाले पार्ट में बताया कि सेक्रीफाइस की जगह गेन आ सकता है, तो यहाँ गेनिंग की जगह सेक्रीफाइस भी आ सकता है कि जो बाकी पार्टनर बचे हैं उनका सेक्रीफाइस भी हो सकता है, तो उन्हें भी मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा, समझ गए।
गुडविल अकाउंट नीड्स नॉट बी ओपन फॉर दिस ट्रीटमेंट, गुडविल अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप नॉर्मल एंट्री क्या करते हो इसमें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए मैंने आपको ये बताया नहीं, शुरू में मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे दे रखा था तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा, इसलिए देखिए बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर वही रिवोल्यूशन का, यह मैंने करवाया ही नहीं है। क्यों? यह मैंने बस लिखा है कि सेम टू सेम किसकी तरह होगा, एडमिशन की तरह, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वाले पार्ट में देख ही चुके हो, ये फिर भी मैंने चलो करवाया है क्योंकि इसमें क्या है कि सारे पार्टनर्स में बढ़ता है, पर इसमें भी आपको आता ही है पार्ट। फिफ्थ आपको बोल रखा है असर्टेनमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ये नहीं करवाया तो ये करवाएंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के मैं देखो बड़े क्वेश्चन तो आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि आते नहीं है, मैंने बस आपको बेसिक कवर कराने के लिए इसलिए एडमिशन के पार्ट कराए, तो इसमें मैं जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसके छोटे छोटे पार्ट कराऊंगा कि पहले से आपको कैपिटल दे रखी है और आपको हम नई कैपिटल को चेंज करने के लिए बोला है, तो जो भी डिफरेंस है वो टू बैंक बाय बैंक या टू कैश या बाय कैश के नाम से चले जाएगा। सातवां सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ड्यू टू रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर, आपको पता है कि या तो उसको पूरा का पूरा कैश या बैंक जो आप बोलते हो वो पे कर दिया जाता है, या उसके लोन अकाउंट से चार्ज कर दिया जाता है। फिर लोन अकाउंट से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में हो, ये पहले भी हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से मैंने इसके बाद ही कवर कर दिया ये वाला, ठीक है, तो याद रखना जरूरी नहीं है सीक्वेंस में। अब पहला पार्ट जो आ रहा है आपका क्या रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सबसे सिंपल, और इसमें कोई आपके केसेस नहीं आते, इतने याद रखना, ठीक। आपको नॉर्मल सोचना है, आपको ये सोचना है कि अगर आपको फ्रैक्शन में पार्ट नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, परसेंटेज में पहले सोच लेना ताकि आपके माइंड में एक आइडिया बैठ जाए। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे देख लेना, आपको आ जाएगा समझ में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या बोल रहा है, इट इज़ द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ। अब आपको पता है, अब गेनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे उसमें हम बोलते हैं कि ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग में, यहाँ हम क्या बोलेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यू रेशो है वो जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका ज़्यादा होगा, जबकि ओल्ड क्या था, कम। क्यों? क्योंकि ओल्ड में वो पार्टनर भी था जो रिटायर हो रहा है। अब जैसे ही पार्टनर रिटायर हो गया तो वो अपना हिस्सा दे के जाएगा, किन को दे के जाएगा, पुराने पार्टनर्स को, तो पुराने पार्टनर्स का जो न्यू रेशो है वो ज़्यादा ही आएगा। तो आपको पता है कि ये ज़्यादा होना चाहिए और ये कम, तो गेन आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, माइनस में आता है, तो उसे हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जब भी गेनिंग रेशो में माइनस आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। समझ गए? यहाँ बोल रहा है इट इज़ द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम आउट गोइंग पार्टनर, ये तो बोल रहा है जो जाने वाला पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर है, उसका जो हिस्सा है वो किसने लिया है, कंटिन्यूइंग पार्टनर ने, कंटिन्यूइंग मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स ने, ठीक, जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, चला रहे हैं वापस से। फॉलोइंग सिचुएशन में अराइज व्हेन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए मैं इसमें आपको दोनों केस बता सकता हूँ, अगला केस भी बता सकता हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ ऐसे ही, वैसे तो यहाँ पे दे रखा है, फिर भी मैं जान पूछ के अपने हिसाब से एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अब देखिए मान के चलिए कि 3 पार्टनर है, ए बी और सी हैं, ठीक है, रेशो क्या है 2:2:1 है, ठीक। तो आपको पता है कि देखिए अगर आप इसको प्रपोर्शन में यानी परसेंटेज में देखेंगे, प्रपोर्शन में तो है, तो आप क्या बोल सकते हैं 40% इसका है, 40% इसका बी का है और 20% किसका है, सी का है, ठीक है। अब मान के चलिए कि सी रिटायर हो रहा है, मतलब 20% हिस्सा एक तरीके से सी किनको दे के जा रहा है, ए और बी को दे के जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले, जब कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इस केस में गेनिंग रेशो क्या होगा, वही जो आपका रिमेनिंग पार्टनर का रेशो बच गया, मतलब नया रेशो ही गेनिंग होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर सी चले गया और कुछ नहीं बोल रखा तो नया रेशो क्या होगा 2:2। 2:2 का मतलब क्या हो गया 1:1, क्या हो गया 1:1। तो अगर देखिए मैं आपको बोलता कि 40% था ए और बी का, 20% ये छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे ए और बी क्या डिसाइड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे डीड में, या कुछ भी नहीं दे रखा पहले से कि कोई पार्टनर जाएगा तो कैसे बांटेंगे, या डीड में चेंज नहीं करा और चेंज में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, यानी डीड एब्सेंट है, डीड में कुछ पार्ट जनरली बोल नहीं रखा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इक्वली, क्या हो गया इक्वली। तो कैसे पता चला आपको, क्योंकि आपको जनरली इसके थ्रू पता चल गया, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जरूरी नहीं इक्वली, देखिए याद रखना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए और बी का रेशो मान लो यहाँ पे 3:2 होता, तो हम क्या बोलते कि जो है 20% का पार्ट है वो 3:2 में बढ़ जाता है, इसका मतलब जो न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होता। अभी क्या है आपका 2:2 है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो भी ये पार्ट है 20% उसका 10% तो इसके पास चले आएगा और 10% बी के पास चले आएगा। तो आप खुद देख लीजिए 50 और 50 हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ए और बी का 2:2 था, तो ये नया रेशो और यही गेनिंग रेशो है। तो इस पर्टिकुलर रेशो में जो इसका हिस्सा है 20 का, आप देख सकते हैं 1:1 या 2:2 बोल दीजिए,
20 का हाफ ए का और 20 का हाफ बी का। तो यही पर्टिकुलर केस आपका सेकंड आ जाता है, याद रख लेना। फर्स्ट केस में तो नॉर्मल आपको पता ये बोल रहा है, इन दिस केस इट इज़ कंसिडर्ड दैट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, देन नो नीड टू कैलकुलेट द न्यू रेशो गेनिंग रेशो एज इट विल बी द सेम एज बिफोर। आ गया। तो देखिए क्या बोल रहा है, नया रेशो भी सेम और गेनिंग रेशो भी सेम। तो यहाँ पे बोल रखा है ABC है, रेशो क्या है 3:1। फिर आपको बोल रखा है देन ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो विल बी, इसको हटा दीजिए। ऑन एज रिटायरमेंट, अगर ए रिटायर होता है तो आपको पता है कि देखिए बी और सी, तो यही आपका न्यू रेशो होगा, यही आपका गेनिंग रेशो होगा। फिर आपको बी के रिटायरमेंट की बात कर रहा है, तभी मैंने बोला इक्वल मत सोच लेना, क्योंकि मेरे वाले एग्जांपल में तो मैंने 2:2:1 बोला था, तो सी रिटायर हुआ तो इसका मतलब आपको इक्वल लगने लग गया था। लेकिन यहाँ पे अगर 3:2:1 है और आपका सी रिटायर हो रहा है, तो उस केस में देखिए क्या आएगा 3:2। तो इसका मतलब ए और बी में क्या होगा, गेनिंग और न्यू रेशो 3:2। अगर बी रिटायर होता है तो बी रिटायर हो गया, तो उस केस में क्या होगा 3:1। तो वो किसके बीच में होगा, ए और सी के बीच में, क्योंकि बी रिटायर हो गया। ऐसे सोचना है। अब देखिए अगला वाला केस भी मैंने आपको जनरली बता दिया कि जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि 20% आपका सी रिटायर हुआ, तो वो किसके फेवर में देखे जा रहा है, ए और बी के। अब कुछ नहीं बोल रखा, तो इस केस में क्या होगा, जो भी उनका पुराना रेशो था यानी 2:2 था और आपको पता था कि सी का 1 था, तो जो भी ए और बी का था उसमें बढ़ता था। लेकिन अगर ए और बी ने क्या बोला कि ये जो सी का 20% हिस्सा है ना, मतलब 1/5, समझ गए ना 1/5 कैसे, 2 + 2 + 1 तो 1/5। ये क्या बोल रहे हैं कि यार 3:1 में बांटेंगे, यानी 20% का 3/4 ए के पास और 20% का 1/4 बी के पास। तो बी के पास कम आ रहा है, ए के पास 15% आ रहा है और बी के पास 5% आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले इसके पास 40 था, 40 + 15 कितना हो गया 55, और इसके पास भी पहले 40 था, 40 + 5 45, 55 + 45 कितने होते हैं 100% होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 20% था 1/5 उसका 3/4 ए को मिलेगा और 1/4 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। समझ गए। और वो किसके पास जाएगा, ए और बी के ओल्ड रेशो में जुड़ जाएगा, क्योंकि जब भी आप गेनिंग रेशो का फॉर्मूला देखते हो तो न्यू माइनस ओल्ड बोलते हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखिए मैं न्यू रेशो बोल रहा हूँ ना, तो न्यू रेशो का मतलब क्या हो गया, देखिए ओल्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ओल्ड प्लस गेनिंग, ओल्ड में गेनिंग जुड़ जाएगा। वहाँ पे क्या होता था सैक्रिफाइसिंग में, ओल्ड में सैक्रिफाइसिंग जो हट जाता था, तो आपके पास क्या आता था, न्यू रेशो आता था। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ओल्ड में गेनिंग जुड़ जाएगा तो न्यू रेशो आएगा। ठीक, नॉर्मल पार्ट। तो यहाँ पे यही बोल रखा है। देखिए बोल रहा है गेनिंग रेशो इज गिवन विच इज़ डिफरेंट दैन द ओल्ड रेशो इन दिस केस। अगर पुराने रेशो से वो डिफरेंट हो, यहाँ पे हमको बोल देगा क्वेश्चन में। तो इस केस में क्या बोल रहा है, इन दिस केस न्यू शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस शेयर गेन्ड फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर। कैसे, देखिए आपको बोल रहा है ए बी सी है 3:1 है, सी की डेथ हो गई, हिज शेयर इज टेकन बाई ए एंड बी इन द रेशो 2:1। अगर बोलता है कि सारा का सारा ए ले ले, ये भी हो सकता है, सारा का सारा ए ले ले, तो उस केस में हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि अगर सारा का सारा ए ले लेगा सी की डेथ पे, तो सी का हिस्सा है 1/6। कितना है सी का हिस्सा, 1/6। देख सकते हैं ये सी का हिस्सा दिख रहा है आपको 1, तो 1/6 अगर सी का हिस्सा है और सारा ए ले लेगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ए का ओल्ड हिस्सा 3/6 है और सारा का सारा क्या ले रहा है, वो 1/6 सी का ले लेता है, तो प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब इसका हिस्सा हो जाएगा 4/6 और बी का रहेगा 2/6 ही। तो आप देख सकते हैं 4/6 और 2/6, तो रेशो क्या हो गया 4:2, मतलब 2:1। लेकिन यहाँ बोल रखा है कि जो सी की डेथ पे उसका हिस्सा ए और बी ने 2:1 पे लिया, यानी इसने 67% लिया और इसने 33। एक तरीके से ऐसे मान के चल लीजिए, अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में देखना चाहते हैं। ठीक, तो ये बोल रहा है इन दिस केस गेनिंग रेशो क्या होगा 2:1, तो यहाँ पे बता रखा है पहले से ही, ये गेनिंग रेशो हो गया। ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/6, बी का कितना है 2/6, सी का कितना है 1/6। ए का गेन कितना होगा, ए का गेन कितना होगा, दिमाग लगाइए, सी के हिस्से का, सी का हिस्सा कितना है 1/6, उसका 2/3, ये ए का हो गया, और सी के हिस्से का 1/3 किसका हो गया, बी का, तो ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, देख लीजिए 2/3 ऑफ सी शेयर 1/3 ऑफ सी शेयर, ये ए का ये बी का। ठीक है, तो 1/6 का 2/3, 1/6 का 1/3, 2/18 1/18। अब देखिए ये इनका गेन हो गया, तो इनका जो पुराना हिस्सा है 3/6 उसमें क्या हो जाएगा प्लस 2/18 जुड़ जाएगा। ठीक, और आप याद रखना जब भी टोटलिंग होगी तो बेस सेम होगा। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 11/18 ये आया, वैसे बी का नया हिस्सा क्या होगा, बी का पुराना हिस्सा था 2/6 प्लस 1/18,
18 जो उसको गेन हुआ, तो 7/18 आप देख लेना, 11 + 7 कितने होते हैं, 18 होते हैं, जो कि बेस के इक्वल होंगे। तो कभी भी गलत कर रहे हो आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक, फिर आपको बोल रखा है कि अगर भाई पहले से ही आपको न्यू रेशो दे दिया, अगर आपको पहले से ही न्यू रेशो दे दिया तो उस केस में आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यू तो दे रखा है और आपको ओल्ड दे रखा है। तो आप क्या करोगे, न्यू माइनस ओल्ड, तो गेनिंग रेशो निकल के आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपको न्यू रेशो दे दिया तो सिंपल क्या होगा, 5/8 और 3/8 ये आपको दे रखा है। और ये देखिए पुराना रेशो, तो आपको पता है 3/6 और 2/6, क्योंकि देखिए कौन सा रिटायर हो रहा है, मैंने यहाँ पे ये तो पढ़ा ही नहीं आपको कौन रिटायर हो रहा है। ABC पार्टनर है 3:1 में, C रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है ये देख लीजिए। एंड A एंड B डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। तो ये पुराना रेशो, ये नया रेशो, तो 5/8 - 3/6, 3/8 - 2/6, ये हो गया गेनिंग रेशो। ठीक, इस तरीके से नॉर्मल। अब फोर्थ देखिए ढंग से, फोर्थ में क्या दे रखा है। अब देखिए इसमें बोल रहा है A, B एंड C पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। B रिटायर हो गया एंड गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ A। अब देखिए आप क्या करते हो, ढंग से पढ़ते नहीं, आपको टिपिकल लगने लग जाते हैं। याद देखना, गिफ्टेड क्या बोल रहा है, B रिटायर हो गया, और B का आप देखो हिस्सा देखना सबसे पहले, B का हिस्सा माइंड में अलग से याद रख लो, 2/6 है। ठीक है, उसका उसने आधा क्या करा, A के फेवर में दे दिया, तो 2/6 का आधा, 2/6 का आधा जनरली कितना होता है, 2/12, 2/12 मतलब क्या हो गया, 1/6। ठीक है, तो 2/6 का जो आधा है वो क्या हो गया, 1/6 हो गया, जो कि किसको गिफ्ट किया गया है, A को गिफ्ट किया गया है। अब आप खुद सोचिए कि B रिटायर हुआ और B का 2/6 था, उसका आधा जो आपने निकाला, जो कि क्या निकला, 1/6। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि जो 2/6 है उसमें से अगर आप 1/6 जो आपने A को गिफ्ट कर दिया, तो बाकी जो हिस्सा बचा वो किसको देंगे, तो बाकी बोल दिया एंड सेल्स रिमेनिंग शेयर टू A एंड C इन द रेशो 1:2। तो A को 2 बार मिल रहा है, A को तो एक बार 1/6 मिल ही गया, पर इसके अलावा क्या बोला कि जो बाकी बचा। अब देखिए यहाँ पे बाकी आपको सेम यही लगेगा, क्योंकि दिमाग लगाइए, अगर आप 2/6 जो B का हिस्सा बोल रहे हो उसका आधा बोल रहे हैं किसको दे रहे हो, A के फेवर में, तो बाकी आधा कितना होगा, बाकी आधा भी 1/6 होगा, बाकी आधा भी 1/6 ही होगा। नॉर्मल सा पार्ट हमें पता है, क्योंकि 1/6 + 1/6 2/6 होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 2/6 को काट के 1/3 कर दिया। एक ही बात होती है, चाहे 1/3 बोलो या 2/6 बोलो, तो 1/3 का आधा 1/6 होता है। चाहे आप 1/6 + 1/6 करोगे तो आपको पता है कि वो 1/3 यानी 2/6 ही आएगा, जिसको 2/6 को आप 1/3 भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए कि ये B का हिस्सा है 1/3, उसका आधा A को गिफ्ट किया गया, और बाकी जो बचा, बाकी कितना बचा, देखिए 1/3 जो कि B का पुराना हिस्सा है, उसमें से आधा ये 1/6 जो A को दिया था, तो बाकी क्या बचा, 1/6 ही बचेगा। समझ गए। अब ये किसको मिल रहा है, A और C को। अब आप खुद सोचिए कि ये जो हिस्सा है A को मिल रहा है, तो क्या बोलेगा ये कि भाई 1/6 का मेरे को 1/3 मिल रहा है, और B को कितना मिल रहा है, 1/6 का 2/3। तो ये A को मिलेगा, और ये B नहीं सॉरी C को मिलेगा ये, क्योंकि B तो रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो B का जो बाकी 1/6 बचा, उसका 1/3 A को और 2/3 C को। समझ गए। तो A का गेन कितना हुआ, A का गेन एक तो ये था 1/6, ठीक है, प्लस उसको 1/3 का 1/6 ये भी मिला, जो कि कितना है, एक बार मैंने नीचे निकाला हुआ है, आप देख लेना। देखिए अब आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगी ढंग से, तो थोड़ा सा मुझे पहले बताना पड़ता है ताकि आपको माइंड में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1/6 क्या था, B का रिमेनिंग शेयर था, उसका जो 1/3 है वो किसको मिलेगा, A को 1/18, और बाकी जो 2/3 है वो किसको मिलेगा, C को मिलेगा 2/18। समझ गए, 1/6 का 1/3 और 1/6 का 2/3। अब देखिए A का गेन क्या हुआ, एक तो B ने जो गिफ्ट किया, और एक तरीके से जो बाकी शेयर 1:2 में सोल्ड किया था, जिसमें से 1/3 किसको मिला था, A को मिला था, यानी 1/18। तो 1/6 जो आप ऊपर देख लेना एक बार, ये वाला 1/6 और एक ये 1/18। ठीक, तो ये A का गेन हो जाएगा 1/6 + 1/18, तो ये हो गया आपका 4/18, या जिसको आप 2/9 बोल सकते हैं। अब देखिए मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पहले से ही दे रखा है, आप क्या करें, एक बार खुद कैलकुलेट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए C का गेन क्या है, आपको पता है कि 2/18 1/9। C को सिर्फ यही मिला था, C को एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला था। आपको पता है कि A को 2 बार मिला, इसलिए जनरली हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया जितना भी उसको मिला, तो उसको कितना मिला, 2/9 मिला।
सी को कितना मिला 1/9। अब हमें पता है कि ये एक तरीके से गेन है इनका, तो इनके पुराने हिस्से में जुड़ जाएगा, पुराने हिस्से में जुड़ जाएगा। और ये 2:1 एक तरीके से गेनिंग रेशो आ गया, ये आपको पता चल गया क्या आ गया 2:1। अब आपको न्यू रेशो निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, ए का नया शेयर क्या होगा, जो ए का पुराना शेयर था, पुराना शेयर कितना था आपने देखा 3/6, ठीक है, उसमें ए का हिस्सा कितना है 2/9, जो कि 2 पार्ट में जुड़ के आया, ठीक है। तो जैसे ये आया तो कितना आ गया 9 + 4/18 मतलब 13/18। तो आप देख लेना 18 में 13 इसका है तो सी का 5 ही आएगा, तो आपका गलत नहीं होगा कभी। तो 1/6 सी का पुराना हिस्सा प्लस 1/9 किससे मिला था, बी से मिला था, तो 1/6 + 1/9 तो कितना हो गया 5/18। इस तरीके से देखना आपका आराम से आ जाएगा। अब आपको डिफरेंस दे रखा है तो आपको पता है कि सैक्रिफाइस और गेनिंग में क्या डिफरेंस होता है। एक तो आपको फॉर्मूला पता है कि सैक्रिफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू होता है और गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड होता है, जो कि ये दे रखा है। फिर आपको मीनिंग भी पता है कि यहाँ पे जनरली सैक्रिफाइसिंग में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना जो भी प्रॉफिट का पार्ट है वो सरेंडर करते हैं किसके फेवर में, नए पार्टनर के फेवर में, उसे हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पढ़ के देख लेना ये बोल रहा है। गेनिंग में क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो जाने वाले पार्टनर का हिस्सा ले लेते हैं, प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होता है वो एक्वायर कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब किस रेशो में करते हैं, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो याद रखना नया रेशो ही गेनिंग रेशो होता है। कुछ भी नहीं बोल रखा तो इसका मतलब जो एक्वायर कर रहे हैं वो किस रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, नए रेशो में एक्वायर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बोलता केस में तो क्या बोलते हो, पुराना रेशो ही सैक्रिफाइस, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल रखा तो न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होगा। समझ गए। फिर आपको पर्पस बोल रखा है। देखिए पर्पस तो वही है कि आपको पता है कि सैक्रिफाइस रेशो क्यों निकालते हैं, क्योंकि गुडविल का हिस्सा किनको देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, मतलब पुराने पार्टनर्स में बांटना है। तो किसका गुडविल का हिस्सा, नए पार्टनर की गुडविल का हिस्सा। तो बोला है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इज डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन दिस रेशो। वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो गुडविल का हिस्सा है किसका, रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर की गुडविल का हिस्सा है, उसे दिया जाएगा। कौन देगा, पुराने पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जैसे हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो यहाँ पे बोला रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, यानी जो रिटायर हो गया है जिसकी डेथ हो गई उसका गुडविल का जो भी हिस्सा है इस पेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब रिमेनिंग पार्टनर इन दिस रेशो। अब रिमेनिंग में भी वो जो गेन कर रहे हैं यहाँ रखना, लेकिन जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अगर, तो उस केस में उन्हें मिलेगा। तो याद रखना जब भी गेन करते हैं तो डेबिट होती है उनकी कैपिटल, और जो सेक्रीफाइस करते हैं या जो जा रहे होते हैं, जो रिटायर हो रखे होते हैं, उन्हें हिस्सा मिलता है, इसलिए उनकी कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहा है, ठीक। अब आपको बताया था कि मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या इंड एएस, मैंने क्या बताया था इसमें, आप जनरल 26 के साथ 12 जोड़ देना ताकि आपको याद रहे कि इंड एएस 38 है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंड एएस के हिसाब से जो परचेज गुडविल है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो बोल रहा है गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड एज ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये बोल रहा है गुडविल अकाउंट को कभी भी आप रेज नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ परचेज गुडविल को ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। देयरफॉर ओनली एडजस्टमेंट एंट्री इज डन फॉर गुडविल। यहाँ पे जनरली बोल रखा है कि AS 26 में बोल रखा है कि रिटायरमेंट या डेथ का जनरली जो पार्ट आता है उसमें आप गुडविल अकाउंट को रेज नहीं कर सकते। रेज का मतलब क्या होता है, देखिए आपने गुडविल को ओपन किया, तो अगर आप उसको ओपन करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे कर रहे हो। तो अगर आपने रेज किया तो उसको आपको बंद भी करना पड़ेगा। पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। देखिए गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऐसे मान के चलिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिटायरिंग बोल रहा हूँ सॉरी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। तो आप सोचिए इस केस में क्या हो जाएगा, गुडविल से गुडविल कट गया, रिमेनिंग का जो पार्ट था मान के चलो कि ABC थे, तो यहाँ पे ABC आएगा 2 में, रिमेनिंग में क्या आएगा A और B, मान के चलो C रिटायर हो गया, तो अपने आप आपकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बच जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर्स कैपिटल। इसलिए बोल रहा है कि जो भी गुडविल का अकाउंट है उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन करोगे तो उसको बंद भी करना पड़ेगा, और जैसे ओपन करके उसको बंद करोगे तो अपने आप आपका एडजस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा, और एंट्री क्या बच जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि आप सोचिए आपने जब ओपन किया तो आपने क्या करा, टू ऑल, और ऑल में क्या आ गया, A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया। मान लो ये 2 हो रहा है, और जब आपने बाय में किया तो बाय में आपने क्या करा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, तो A भी आ गया और B भी आ गया, C रिटायर हो गया था मान के चलो। तो आपको बताया कि देख लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि फर्म की गुडविल मान के चलो कितनी है, 20,000 है, ठीक है।
तो कभी भी आप है ना कुछ भी निकाल के देख लेना, जैसे 2:2:1 ऐसे करके देख लीजिए। तो आपको पता है कि अगर आपने फर्म की गुडविल, मैं देखो किसी पार्टनर की गुडविल नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्म की गुडविल, क्योंकि जब भी आप गुडविल अकाउंट ओपन करते हो और क्लोज करते हो तो फर्म की गुडविल से होता है वो। तो आपने क्या करा, गुडविल अकाउंट डेबिट पहले ओपन करा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, मतलब टू ABC। तो बांट के देख लो कितना आता है, ये आता है 8,000, ठीक है, ये भी 8 और ये आ जाएगा आपका 4। समझ गए। वैसे ही आप मान के चले कि C रिटायर हो गया तो अब हटा दीजिए। अब ये नया रेशो क्या हो गया, 2:2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, अब गुडविल को क्लोज कर दो तो बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल कर दो। तो 20 को बांट दो, कैसे बांटोगे, 2:2 में, मतलब 10,000 इक्वल में बांट दोगे 10,000। तो आप खुद देखिए कि इस केस में हम क्या बोलेंगे, ए का डेबिट और ये ए का क्रेडिट। तो 2,000 अभी भी ज़्यादा आ रहा है ए का, तो एस कैपिटल डेबिट हो गई। वैसे ही बी का 10,000 है और बी का 8,000 है, तो डेबिट अभी भी ज़्यादा आ रहा है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी का देखिए क्या आ रहा है, 2C, और यहाँ पे कहीं आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4,000। तो आप खुद देखिए एंट्री क्या बनी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, या डिजीज जिसकी डेथ हो गई है उसकी पार्टनर्स कैपिटल। समझ गए। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर इसलिए होती है क्योंकि गुडविल ओपन करके आपको बंदी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक और एंट्री दे रखी है जो कि आपने देखा है, पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो। मैंने आपको बार बार बोला, जब भी गुडविल आपको बुक्स में दे रखी है, ये बोल रहा है व्हेन ओल्ड गुडविल अपीयर इन द बुक्स देन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो, रिमेंबर ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशो। हमेशा याद रखना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो जैसे हमारे केस में ABC थे, तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू गुडविल होगी। और ये जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी, जब भी पार्टनर जा रहा है तो गुडविल वैल्यू होती है फर्म की, फर्म की गुडविल में से जो जा रहा है उसका हिस्सा निकलेगा, फर्म की गुडविल में से जो जा रहा है उसका हिस्सा निकलेगा और वो किस में बढ़ जाएगा, गेनिंग रेशो में बढ़ जाएगा। अगर आप गुडविल ओपन करके बंद करते हो, यानी गुडविल पहले रेज करते हो फिर बंद करते हो, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको फर्म की पूरी गुडविल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये वाली एंट्री करते हो जिसमें हम बोलते हैं कि गुडविल अकाउंट रेज नहीं कर सकते AS के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हमें क्या करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग करना है। ठीक है, याद रखना। कभी कभी आपको पता है, यह भी याद रखना कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर है उनका सेक्रीफाइस भी आ सकता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, मान के चलो ABC थे, C रिटायर हो गया, तो गेन सिर्फ किसका आ रहा है, A का आ रहा है, सारा का सारा हिस्सा C का किसने ले लिया, A ने ले लिया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और बी भी एक तरीके से मान लो अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो टू बीस कैपिटल। अगर बी का हिस्सा भी जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उस केस में उसका हिस्सा क्या पता कम हो जाए, तो हम बोलेंगे अगर कम नहीं हो रहा, जीरो हो रहा है, तो कुछ भी करने की एंट्री ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैंने कवर किया है शायद, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कवर तो हुआ ही है, तो आ जाएगा, आपको आइडिया पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक, ये बोल रहा है ABC पार्टनर है, 645 है, 1 अप्रैल 16 को B रिटायर हो गया, याद रखना ढंग से। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन A एंड C वाज डिसाइडेड एज 11:4। ठीक है, ध्यान आ गया। अब इससे आपका क्या निकलेगा, गेनिंग रेशो निकलेगा। कौन रिटायर हुआ है, B के रिटायरमेंट पे रेशो A और C का 11:4 है। मतलब हम कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक, और याद रखना A और C में निकलेगा, B में नहीं निकलेगा, B तो गया। तो आप याद रखना B का हिस्सा कितना है, 6, 4, 10, 15, तो 4/15 कितना है, 4/15 याद रख लेना। ये बोल रहा है ऑन बीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹180। तो जब बी रिटायर हुआ उस वक्त फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू की, फर्म की गुडविल 180। पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। अब देखिए आपने बी का हिस्सा याद रखा हुआ है, 4/15 है, हमेशा याद रखना। ठीक है, हमेशा मतलब इस इलस्ट्रेशन में याद रखना। तो 180 का 4/15 निकाल के देख लेना एक बार। ठीक, कैलकुलेटर है आपके पास, तो देखिए 180 का 4/15 कितना आ गया, 48,000। बी जाने वाला है तो बी को तो मिलेगा, तो यानी 2B's कैपिटल तो होगी ही होगी। अब एक बार क्या कीजिए, गेनिंग रेशो पहले निकाल लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई सारे के सारे वो रिमेनिंग पार्टनर्स गेन तो नहीं कर रहे हैं, या उनमें से कुछ एक सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहा, जो कि आ ही रहा है। तो अच्छी बात है, आ गया, मेरे को आपको सिखाना भी था। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 11/15 न्यू रेशो था और 4/15 न्यू रेशो था A और C का, और पुराना कितना था उनका, आपको ध्यान है 6, 4 और 5। मुझे ऊपर करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान है 6, 4, 5, और नया क्या था 11:4। तो आप देख सकते हैं 11/15 A से रिलेटेड और 6/15 A से रिलेटेड। तो 11/15 में से 6/15 गए तो 5/15 आ गया। C का कितना है, देखिए 4/15 और ये क्या है 5/15। तो 4/15 में से 5/15 गए तो 4 में से 5 गए तो क्या आया, माइनस का 1/15। इसका मतलब अगर गेनिंग में माइनस आ जाता है
तो सेक्रीफाइज होता है। अब आप सोचिए कि बी को तो मिल ही रहा है, सी को भी मिलेगा। अब मैंने आपको बार बार हमेशा बताया है कि जो 15 है वो फर्म के पार्ट को बताता है, किसको बताता है, फर्म का है। तो आप खुद सोचिए, क्योंकि आप सोचिए कि 15 में से 5 हिस्सा ए का गेन है, 15 में से 1 हिस्सा सी का सेक्रीफाइस है। तो सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 180 का, क्योंकि फर्म की गुडविल, समझ गए, तो फर्म की गुडविल कितनी है 180, तो 180 का 1/15 कितना हो गया 12। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसको तो 48 मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इस बार सी को भी मिल रहे हैं, क्योंकि सी क्या कर रहा है, अपने हिस्से का लूज़ कर रहा है, सी गेन नहीं कर रहा, सी का 1/15 हिस्सा लूज़ हो रहा है। अगर आप पार्टनर हो और आपको पता है कि आपका हिस्सा कम हो रहा है, तो आपको गुडविल का हिस्सा मिल जाएगा। तो फर्म की गुडविल से आपको कितना हिस्सा मिला, 12। कौन देगा, ए देगा, जो गेन करने वाला है, ठीक है। तो ए कितना देगा, चाहे आप निकाल के देख लेना, 180 का 5/15 निकाल के देखिए। देखिए मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, 180 का 5/15 यह आता है 312। अच्छा 12 × 5 कितना हो गया 60, और आप यहाँ पे भी देख लेना 48 + 12 कितना होता है 60,000। तो देखिए एंट्री क्या हो रखी है, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, ठीक है। और याद रखना ये फर्म की गुडविल वैल्यू है कब, उसके रिटायरमेंट पे का। ये पुरानी गुडविल मत समझ लेना, पुरानी गुडविल की एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, यानी ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल सी इज कैपिटल टू गुडविल। वो कब होती है, जब आपको वो बुक्स में दे रखी होती है, यानी क्वेश्चन में आपको बता रखी होती है। मेरे हिसाब से मैंने कवर किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए कवर किया तो हुआ है। ये बोल रहा है, देखिए लेसन 6 में एम एन और पी पार्टनर है फॉर्म में, पी रिटायर हो गया एंड द गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। M and N decide to share future profit in the ratio of 3:2, pass necessary adjustment entries। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे देखिए M N और P पार्टनर था, यहाँ पे कोई आपको रेशो दे रखा है क्या इनका शुरू में, ओल्ड नहीं ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना बोले, यानी पार्टनरशिप डीड में अगर एब्सेंस हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इक्वल बटेगा। तो एम एन पी में क्या बटेगा, इक्वल। यहाँ पे बोल रखा है वैसे तो ओल्ड रेशो ऑफ एम एन पी 1:1:1, सिंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन इट इज ट्रीटेड एज इक्वल। और नया रेशो क्या है 3:2, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹18,000। अब देखिए उसके रिटायर होने पर वैल्यू की, ये किसके लिए है, एडजस्टमेंट की एंट्री, और ये कौन सी है, गुडविल अकाउंट को क्लोज करने की, क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस शीट में दे रखी है एसेट साइड पे। तो आप एंट्री क्या करोगे 18,000 की, 6,000 6,000 6,000, क्योंकि कुछ भी दे रखा तो पुराना रेशो क्या होगा आपका, इक्वल होगा। एंट्री देख लीजिए, यही बोल रखी है। गलती से ये 9,000 हो रखा है, इसको मैं 6,000 कर दूंगा। तो देखिए एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 6 6 6 18 हो गया, समझ गए। अब हम करते हैं कौन सी एंट्री, एडजस्टमेंट की। उसके लिए हमें क्या चाहिए, गेन या सेक्रीफाइस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए कौन जा रहा है, पी जा रहा है, तो गेन किसका निकलेगा, एम और एन का। एम का गेन कितना है, तो आपको पता है कि नया रेशो कितना था 3:2, तो 3/5 और 2/5, और पुराना क्या है 1/3 और 1/3। जैसे लेस हुआ तो क्या आया 4/15 और 1/15 आ गया, 4:1 हो गया। अब आप देखिए कि पी के रिटायर होने पर उसकी गुडविल नहीं, फर्म की गुडविल वैल्यू की थी 30, और आपको पता है कि पी का हिस्सा कितना है 1:1:1, तो 1/3, तो 30 का 1/3 कितना होता है 10,000। तो 10,000 को बांट देंगे 4:1 में, मतलब 8,000 एंड 2,000, समझ गए। तो देखिए 10,000 आ रहा है, आपको पता है कि जो जा रहा है उसको मिलेगा, और जो गेन कर रहे हैं दोनों ही गेन कर रहे हैं इस बार, तो एम्स कैपिटल एन्स कैपिटल टू पीस कैपिटल। अब देखिए मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, एक मैंने पुरानी गुडविल का पार्ट बताया, वो तो छोड़िए, वो तो सबको याद रहता है। जब मैंने गुडविल वैल्यू का बताया तो उसमें मैंने क्या बताया, अगर कोई सेक्रीफाइस भी कर लेता है, जैसे एन अगर सेक्रीफाइस करता तो 2 एन्स कैपिटल होता, जो कि हमारे पिछले वाले केस में था, ठीक है। इस वाले केस में कौन कर रहा था अपना, ये सी कर रहा था, सी का गेन नहीं था, सेक्रीफाइस था, इसलिए सी की कैपिटल को क्या करा, क्रेडिट। तो याद रखना रिटायरिंग पार्टनर उसको तो मिलता ही हिस्सा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ रिमेनिंग पार्टनर में भी कभी कभी सेक्रीफाइस आ सकता है गेनिंग की जगह, तो जैसे ही सेक्रीफाइस आ गया उसको भी मिलेगा। अब देखिए ये तो आपने पहला केस किया था, दूसरा केस क्या है, व्हेन नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स, यानी 18,000 बुक्स में है ही नहीं। तो जब बुक्स में ही नहीं है तो आपको सिर्फ 30,000 वाली एंट्री करनी है, मतलब 30,000 का 1/3 निकालना है 10, और 10 को क्या करना है आपको गेनिंग रेशो में बांट देना है 8,000 और 2,000। तो यहाँ पे केस 2 में क्या बोल रखा है, व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स देन ओनली सेकंड एंट्री विल बी डन। इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ आपको ये वाली एंट्री ही करनी है, आपको ये ऊपर वाली एंट्री नहीं करनी पुरानी गुडविल की बांटने की, क्योंकि ये बुक्स में है ही नहीं। तो आपको सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूएशन वाली गुडविल की एंट्री करनी है, जो कि एडजस्टमेंट एंट्री के फॉर्म में होगी, क्योंकि आप गुडविल अकाउंट को रेज नहीं कर सकते हो,
ठीक, अब आ गया आपका कौन सा पार्ट, हिडन गुडविल का। अब देखिए आपने जो है ना हिडन गुडविल देखी थी किससे रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड वाले पार्ट में। तो उसमें आपने क्या देखा था कि पार्टनर जो भी नया पार्टनर आया वो कैपिटल लेके आया, उसका जो वो प्रपोर्शन था उसको हमने रिवर्स किया, रेसिप्रोकल किया, और फर्म की कैपिटल निकल के आ गई। फर्म की कैपिटल में जो बाकी सारे पार्टनर हैं, यानी कहने का मतलब मान के चलो कि ए और बी थे, सी एंटर हुआ था, तो ए बी सी की जो टोटल कैपिटल थी वो आपने ली, लेस की, और फर्म की गुडविल आई क्या आई, याद रखना, और फर्म की गुडविल में से उसका हिस्सा निकला था। पिछले वाले इलस्ट्रेशंस में जाके देख लेना, जब एडमिशन का बताया था तो याद रखना उसमें मैंने फर्म की गुडविल निकाली थी, फर्म की गुडविल में से हिस्सा निकला था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, अलग पार्ट होता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हिडन गुडविल निकालनी होती है तो कैसे निकालनी पड़ेगी। देखिए आप सोचिए कि एक पर्टिकुलर पार्टनर जा रहा है, तो उस केस में उसका सारा बैलेंस देखना पड़ेगा, यानी लास्ट का कैपिटल का बैलेंस देखना पड़ेगा जो हम उसको दे रहे हैं, यानी जो हम उसको टू बैंक करते, जो पहले टू बैलेंस करते, अगर वो पार्टनरशिप में होता तो उसका बैलेंस बचता, लेकिन वो पार्टनरशिप से रिटायर हो गया तो टू बैंक होगा या टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। जैसे मान के चलो ए बी सी है, सी रिटायर हो गया तो उस केस में क्या होगा, टू बैंक होगा या टू सीज लोन होगा। लेकिन हमें पता है कि उसका बैलेंस 50,000 आ रहा है, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट के बाद, मतलब जितने भी रिजर्व्स, जितना भी रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, वो सारा पार्ट एडजस्ट करने के बाद, गुडविल नहीं बोलूँगा क्योंकि गुडविल तो कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ गए ना। तो वो सारा पार्ट एडजस्ट करने के बाद उसका बैलेंस 50 आ रहा था, लेकिन हमने 50 की जगह उसको 60 पे किया, तो हमने ज़्यादा पे किया। वो ज़्यादा पार्टी क्या कहलाता है, हिडन गुडविल कहलाता है। और याद रखना एक्सेस अमाउंट इज ट्रीटेड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से की गुडविल होगी, फर्म की नहीं, सीधा उसका हिस्सा होगा। तो जो 10,000 है वो उसका हिस्सा होगा, तो इसलिए 10,000 को हम गेनिंग रेशो में बांट देंगे। जैसे ही गेनिंग रेशो में बांटेंगे तो आप सोचिए आप 50 दे रहे थे लेकिन आप 60 दे रहे हो, तो 10,000 का पार्ट यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ कम आ रहा होगा, तो इसलिए उसको एडजस्ट करने के लिए किससे एडजस्ट करना पड़ेगा, जो गेन कर रहे हैं। गेन कौन कर रहे होंगे, यानी जो बाकी पार्टनर बचे हैं, रिमेनिंग पार्टनर। तो उस केस में हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। जैसे मेरे केस में मान लो ए बी सी थे, सी रिटायर हो गया, तो ए और बी का था एक तरीके से गेनिंग रेशो, तो एंट्री क्या होगी, बाय एज कैपिटल और बाय बी इज कैपिटल। जैसे ही आपने बाय ए और बी करा तो आपको पता है टू सी इज कैपिटल होता है, अमाउंट किस में जाएगा, सी में, और गेनिंग रेशो में बढ़ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे तो पार्ट ज़्यादा था, यहाँ कम था, लेकिन जैसे ही आपने सी में बांट दिया तो टोटलिंग मैच करने लग गई, ठीक है। तो जब भी आप एक्सिस पे कर लेते हो तो जनरली वो हिडन गुडविल के फॉर्म में होता है। पढ़ के देख लेना एक बार ये 3 लाइन, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो सीधा इलस्ट्रेशन देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे बोल रहा है आर एस टी पार्टनर है, रेशो क्या दे रहेगा 2:1, टी रिटायर हुआ and his balance in capital account after adjustment for reserve and revaluation of assets and liability comes out to be ₹50। बोल दिया 50,000 दे रखा है। अब आप खुद सोचिए टी रिटायर हो गया और उसका कैपिटल का बैलेंस सारे बैलेंस के बाद यानी सारे एडजस्टमेंट के बाद 50 दे रखा है, तो आप पेमेंट कितना करते हैं, यानी आर और एस जो कि बिजनेस क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कितना पे करते 50, लेकिन उन्होंने कितना पे करा 60, तो जितना ज़्यादा पे करा वो किसका पार्ट हो गया, हिडन गुडविल का। तो यहाँ पे बोल रहा है टी शेयर ऑफ गुडविल क्या हो गया 10,000, क्योंकि 10,000 ज़्यादा पे किया। गेनिंग रेशो क्या हो गया, वही आप देखिए अगर टी रिटायर हो गया तो जो यहाँ पे रेशो दिख रहा है इनका पुराना 2:2, तो ये एक तरीके से इनका नया हो गया रेशो, और नया रेशो ही क्या कहलाता है आपका, गेनिंग कहलाता है। कब, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कि इसका मतलब ये नहीं बोल रखा कि जो रिटायर हुआ है वो जनरली अपना हिस्सा कैसे दे रहा है, किसको, पुराने पार्टनर को, या पुराने पार्टनर्स कैसे एक्वायर कर रहे हैं, या पुराने नहीं सॉरी रिमेनिंग पार्टनर कैसे एक्वायर कर रहे हैं, तो ये नहीं बता रखा, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होता है। तो आप देख लीजिए 10,000 को बांट दिया होगा और एंट्री क्या की होगी, रटने की जरूरत नहीं है, आर्स कैपिटल एस कैपिटल, क्योंकि गेन कर रहे हैं, और मिलेगा किसको, जो जाने वाला है, सैक्रिफाइसिंग एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है, या रिटायरिंग। तो आर्स कैपिटल एस कैपिटल टू टीज कैपिटल, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो गेन कर रहे हैं वो गुडविल का हिस्सा देंगे, ठीक है। तो 5 और 5, तो यार ना 10,000 का आपका प्रपोर्शन निकालने की जरूरत नहीं है। कई जने क्या करते हैं 10,000 का 1/5 कर लेते हैं तो वो 2,000 आ जाता है, और गलत, और 2,000 को क्या करते हैं 1,000 बांट देते हैं इक्वल में, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि वो किस में होता है, वो एडमिशन वाले केस में होता है, उसमें फर्म की गुडविल निकलती है, यहाँ पे सीधा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा निकलता है। आगे समझ में। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, XYZ पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1, Y रिटायर्ड सेलिंग इज शेयर टू X एंड Z फॉर ₹36,000, ठीक है। तो याद रखना Y रिटायर हो गया, ये बोल रहा है ₹24,000 being paid by X and 12,000 by Z. The profit after Y's retirement is 63. Pass necessary journal entries to record the sale of Y share to X and Z and distribute the profit between X and Z. अब देखिए क्या होता है कि अगर कभी भी आपकी ये पार्ट आ जाए और आपका सिर्फ एक जर्नल एंट्रीज यानी ABCD आ जाए और उसमें जर्नल एंट्रीज का पार्ट पूछ ले, या बोल दे
कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो आप खुद सोचिए, देखिए वाई रिटायर हो रहा है और वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा बेच रहा है। किन को बेचेगा? बाकी पार्टनर को, जो बच गए रिमेनिंग कौन बचा? एक्स और जेड। और एक्स और जेड को बोला कि 36,000 मुझे दे दो और क्या कर दो, जो प्रॉफिट का हिस्सा है मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मतलब मैं रिटायर होने के लिए तैयार हूँ। और जो 2/6 है वो आपके पास आ जाएगा, एक्स और जेड के पास। ठीक है, तो एक्स और जेड एग्री हो गए। अब एक्स ने क्या बोला कि जो 36,000 जो उसको देने हैं वाई को, तो 24,000 मैं दे रहा हूँ, और जेड क्या बोला, बाकी 12,000 मैं दे देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचिए कि ये एक्स और जेड का एक तरीके से गेनिंग रेशो हो गया। क्यों? क्योंकि ये 36,000 वाई को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाई 2/6 हिस्सा छोड़ के जा रहा है, वाई अपना 2/6 हिस्सा छोड़ के जा रहा है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि गेनिंग शेयर एक तरीके से क्या हो गया, जितने हिस्से में वो एक्स और जेड पेमेंट कर रहे हैं, तो किस हिस्से में कर रहे हैं, 24,000 और 12,000। तो कई जने क्या करते हैं, पर्टिकुलर ये तो कर लेते हैं कि 2:1 बोलते हैं सर गेनिंग रेशो, और बोला सर एंट्री क्या होगी। अब देखिए एंट्री तो हो जाएगी एक्स कैपिटल जेड कैपिटल टू वाइज कैपिटल। आपको बताया 24, 12, 36। तो इसमें गुडविल का हिस्सा है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। मान के चलो कि गुडविल के हिस्से के फॉर्म में उसका 36,000 उसको दिया, जिसमें से एक्स 24 दे रहा है और जेड 12 दे रहा है, इसलिए यही गेनिंग रेशो हो गया। क्या हो गया, 2:1। लेकिन आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2/6 का 2/3, ठीक है, वो किसका हो गया, एक्स का गेनिंग हो गया। और जो जेड का वो क्या हुआ, 2/6 समझ गए किसका है, वाई का है यार, रखना अभी भी बताया मैंने। उसका 1/3 किसका गेन हो गया, जेड का गेन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है जो ये 4/18 और यहाँ पे बोल रखा है जो 2/18। तो आप देख सकते हैं 4:2 करोगे तब भी 2:1 ही आएगा। लेकिन ये 4/18 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाइए कि इसके थ्रू न्यू रेशो अलग आएगा। कई जने क्या बोलते हैं कि देखिए सर 2/6 हट गया तो 3:1 क्या होगा, न्यू रेशो होगा। गलत। तो जब भी ये आपका पार्ट आ जाए तो याद रखना इसके थ्रू चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका इसके थ्रू 2:1 निकला। अब 2:1 का मतलब क्या हुआ, जो भी 2/6 मतलब जो रिटायर हो रहा है उसका जो भी हिस्सा है 2/3, यानी एक्स का जो भी पार्ट है 2/3 और जेड का क्या है 1/3। तो जनरली वो ले लेंगे, एक्स ले लेगा 4/18 और जेड ले लेगा 2/18। तो ये 4/18 एक्स के हिस्से में जुड़ेगा और ये 2/18 जेड के हिस्से में जुड़ेगा, तब जाके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा। समझ गए? ठीक। अब मान के चलो ये बोल रहा है कि वाई के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट निकला, मान के चलो 1 साल हो गया। ठीक है, अब वाई तो चले गया, वाई तो बिछड़ गया, वाई का छोड़ दो, वाई का सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब एक्स और जेड बच गए। तो बोल रहा है कि वाई के रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट आया वो 63 आया, तो वो कौन लेंगे, एक्स और जेड। किस रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इसलिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना था, पहली एंट्री के लिए नहीं, दूसरी एंट्री के लिए। तो जब भी आपकी पहली एंट्री आती है तो उसकी एंट्री मैंने बता दी, एक्स कैपिटल जेड कैपिटल टू वाइज कैपिटल। ठीक है, एक्स कैपिटल जेड कैपिटल टू वाई कैपिटल 24, 12, 36। अब देखिए फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे ये गलती से वाई हो रहा है प्रिंट, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, अभी टाइम नहीं है तो जनरली आप मान के चलो इमेज किसी की पिक करके ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं पर्टिकुलर सारा लिखता हूँ, मैं पिक लेने की नहीं करता, मैं पूरा लिखता हूँ। अब क्यों नहीं लेने की करता, क्योंकि गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। ये पता नहीं कौन से प्रोफेसर्स होते हैं या कौन से पर्टिकुलर पर्सन होते हैं जो नेट पे PDF डाल देते हैं और उनमें इतने सारे नाम लिखे होते हैं कि इन प्रोफेसर ने क्या करी है, ये पर्टिकुलर छापी है, और उसमें इतनी मिस्टेक होती है उन्हें यही पता नहीं चलता कि रेशो क्या है, पर्टिकुलर क्या। हाँ, कभी एक मिस्टेक आ सकती है, लेकिन एक ही PDF में अराउंड 10 पेज में 2-3 मिस्टेक होना, जैसे देखो मैंने ऊपर भी मिस्टेक बताई, यहाँ पे भी मिस्टेक, अभी एक और बताऊंगा नीचे, तो वो मिस्टेक। तो ये फ़ायदा ही क्या है इनके प्रोफेसर बनने का, जब वो इतनी मिस्टेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 63,000 का पार्ट आपका दे रखा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक, टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल। तो ये नए रेशो में आया। अगर आप इसको 3:1 में करते हैं तो गलत है, यानी एक्स और जेड का जो आप बोल रहे हो ना कि वाई रिटायर हो गया, 2 हिस्सा गया 2/6, तो आप सोच रहे हो 3:1 बचेगा, तो गलत है, आपका निकलेगा ही नहीं, कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो कैसे निकलेगा, ऐसे जो मैंने आपको बताया। तो आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया कि 2:1 आ रहा है, वाई का शेयर मैंने आपको बताया 2/6, तो मैं बताया एक्स का गेन क्या होगा 2/6 का 2/3, यही बताया था। जेड का क्या बताया 2/6 का 1/3, 2/18, और आपने क्रॉस वेरीफाई भी कर दिया 4:2 करके कि यार 2:1 बिल्कुल सही था, सर सही बोल रहे हैं। फिर इसके बाद देखो एक्स का न्यू शेयर मैंने क्या बताया कि जब भी एक्स का पुराना हिस्सा 3/6 है, ओल्ड में क्या करोगे, गेन जोड़ दोगे। अब देखिए यहाँ इनटू हो रहा है, अब यही तो है प्रिंटिंग मिस्टेक, देखिए।
और लोग सोचते हैं फिर क्या होता है कि अगर किसी की पीडीएफ देखते हैं तो उसमें गलत ही पढ़ लेते हैं। अरिहंत की बुकों में इतनी सारी क्वेश्चंस में मिस्टेक है और आगे लिखा होता है कि इन्होंने प्रूफिंग करी या चेक करा, मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है, ये बनाई है, काय का खाक बनाई है, सारे के सारे क्वेश्चन तो गलत हैं। अब मान के चलिए कि देखो नई ये क्या लेके आते हैं, नया क्या बोलते हैं, नया एडिशन लेके आते हैं। नए एडिशन में भी क्या होती है गलती, आप दिसंबर 18 के इनके क्वेश्चन देख लेना, यानी जब आपने नई बुक देखी होगी अरिहंत की, तो हर टॉपिक के बाद आपको पास्ट ईयर के एमसीक्यूज भी दिख जाएंगे और इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे गलत हैं। और पास्ट ईयर के एमसीक्यूज जो कि आंसर की इसकी ऑफिशियल आती है तो भी इन्होंने गलत कर रखे हैं। तो बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी मैं अगर उसमें से देखता हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ी है तो मैं क्रॉस चेक करता हूँ जब भी आपको आंसर बताता हूँ कि कहीं गलत ना हो जाए। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको 3 जगह से देखना पड़ता है, तो इसलिए टाइम जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 6 का जो पार्ट है और 18 का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि ये 18 एलसीएम निकल गया और ये जो 6 को 18 को अपन 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, ठीक है, और 9 + 4 13 हो जाएगा, इसलिए ये सही है। लेकिन यहाँ पे इंटू नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, अब ये गलती, ठीक है। इसी तरीके से जेड का न्यू शेयर है तो क्या होगा, 1/6 था, आपको पता है 3:1 मैंने बताया था ना, तो 1/6, तो आपको पता है कि ये ओल्ड हिस्सा है, प्लस गेन कितना हुआ 2/18, तो 1/6 + 2/18 कितना हो गया 5/18। अब देखिए यहाँ पे 8 दे रखा है लिखा हुआ ऐसे, तो इसको मुझे सही करना पड़ेगा, तो जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा ये सारा पार्ट आपको सही मिल जाएगा। तो 13/18 + 5/18, तो ये आ गया 13:5। अब एक बार आप क्या करना, 63,000 को डिवाइड करके देख लेना। मैं तो क्या करता हूँ, वीडियो पोज करके कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, कोई गलती ना हुई हो। हाँ ये सही है, कैलकुलेट करके देख लिया, 45,500 ही आ रहा है 13/18, और ये 5/18 17,500 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब समझे, P&L अप्रोप्रिएशन टू एक्स, और यहाँ पे y की जगह यहाँ रखना क्या आएगा आपका, z आएगा। नई पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, चाहे यहाँ पे देख सकते हो नरेशन में आपको पता चल जाएगा x और z ही है, y तो चले गया ना, y को थोड़ी मिलेगा। तो आपको बताइए P&L अप्रोप्रिएशन। आपने बोला सर P&L सस्पेंस वाला आता है, देखिए वो पार्ट तो कब आता है, जब वो बीच में क्या हो गया, पर्टिकुलर पर्सन रिटायर हो गया, डेथ हो गई, तो हम क्या बोलते हैं कि उसका प्रॉफिट जो होगा वो किस फॉर्म में जाएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर बचे हैं वो तो ईयर एंड तक रहेंगे, तो उस केस में उन्हें जो प्रॉफिट होगा वो तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो तो एप्रोप्रिएशन मतलब बेसिक जो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल्स उसके थ्रू होगा, उसके लिए थोड़ी सस्पेंस होगा। सस्पेंस तो जनरली किन के लिए होगा, अगर अकाउंटिंग ईयर से आप भटक जाते हो, यानी अकाउंटिंग ईयर से आगे चले जाते हो, उससे पहले चले जाते हो, तो उस केस में रिटायरमेंट डेथ के केस में आपको P&L सस्पेंस या एडजस्टमेंट का पार्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रखा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मैंने आपको बताया था दोनों का मतलब क्या होता है। रीअसेसमेंट का मतलब क्या होता है, एसेट आपकी है, आप आराम से उसको रिवैल्यू कर सकते हो मार्केट के बेसिस पे, जबकि लायबिलिटी तो आपको पे करनी होती है, तो इसलिए आप इसमें क्या करते हो, असेसमेंट का पार्ट देखते हो कि सामने वाला कहीं यार वेव तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा कम कर दे, तो वो आपके ऊपर नहीं है, सामने वाले के ऊपर है। जबकि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एसेट आपकी है, कभी भी बेचो, कैसे भी यूज़ करो, वो आपके ऊपर है। तो आप वैल्यू करते हो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। तो आप क्यों करते हो, क्योंकि आप सब्सटेंशियल बेसिस पे लेना चाहते हो, आप कॉस्ट के बेसिस पे नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स है। अगर आप उसको कॉस्ट के बेसिस पे ले रहे हो तो बहुत पुरानी वैल्यूज़ दिखाएगी, तो बिज़नेस का सही व्यू नहीं दिखाएगी, तो उसको सही करने के लिए एक तरीके से आप उसको मार्केट वैल्यू लेना चाहते हो। तो इसलिए रिवैल्यू करने पे जो भी प्रॉफिट होता है वो पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाता है। यही तो हुआ, यहाँ पे पुराने क्या है, ऑल, यहाँ पे पुराने क्या है, ऑल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पुराने रेशो में सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और वो रिवोल्यूशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तभी मैंने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में सारा पार्ट बताया हुआ है, सेम पार्ट है, ठीक है। अब अपना यहाँ तक का पार्ट तो जनरली हो गया मान के चलिए। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व और बाकी आगे पार्ट बचेंगे वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब ये वाले पार्ट भी आपको आते हैं, वैसे तो जल्दी हो जाएंगे, 5 मिनट का पार्ट है मेरे हिसाब से, तो 5 से 10 मिनट का ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपना आएगा डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। इसमें मैंने कोई एंट्रीज़ वेंट्रीज़ नहीं करी है, नॉर्मल आपको ऐसे समझा दूंगा, क्योंकि कोई ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं होता। या पिछले क्वेश्चन में ही एक आपको ऐसे ही डेमो दे के बता दूंगा हल्का सा पार्ट, यानी पिछले वाले पार्ट में मतलब जो मैंने आपको बड़े इलस्ट्रेशन कराए थे ना, उसमें ही आपको हल्का सा व्यू बता दूंगा कि मान के चलो ABC है, C रिटायर हो गया, तो इसका जो बैलेंस कर रहे हैं ना उसकी जगह हम 2 बैंक कर देंगे या 2 रिटायरिंग पार्टनर लोन कर देंगे, बस ये बता दूंगा और पार्ट ख़त्म, ठीक। तो इसके बाद JLP का पार्ट आएगा, सेटलमेंट ऑफ लोन आएगा, मतलब वो इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। क्या पता उसकी अगली वीडियो में भी पार्ट आ जाए, 3 वीडियो में अपना रिटायरमेंट का पार्ट बने। तो आई होप आपको आज की वीडियो तो पूरी की पूरी पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो ज़रूर मेरे से आप इंडिविजुअली मैसेज करके या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।